हेलो दोस्तों, 20 नवंबर 2025 का न्यूज़पेपर है जनसत्ता। हम देखेंगे सबसे पहला आर्टिकल जो बात करता है दिल्ली राजधानी में प्रदूषण के बढ़ने के कारण कुछ नए नियम लाए गए हैं। ये नियम बच्चों से संबंधित हैं कि उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो गया जो सीवियर में है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रदूषण के कितने क्राइटेरिया हैं, तो अगर हम देखें तो 0 से 50 मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। 51 से 100 संतोषजनक, 100 से 200 खराब, 200 से 300 बहुत खराब और 300 से 400 सीवियर हो जाता है। तो दिल्ली में लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। हम देखते हैं कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने कुछ बातें कही, जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 21 में कहा गया है जीवन का अधिकार। तो अगर हवा ही स्वच्छ नहीं होगी तो जीवन का अधिकार कैसे मिलेगा। 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लेकिन चूंकि अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो ये अधिकार भी उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा जहरीली हवा में खेलना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। एक चीज़ देखा जाए तो अधिकारों का एक कदम अनुच्छेद 39 और 47 के तहत संवैधानिक निर्देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे को विपरीत भी है। तो अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण जहाँ 3 चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, क्या क्या है यहाँ पे आप देखें, जीवन, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार। 3 से ही जोड़ करके हम अपना उत्तर लिख सकते हैं मेंस में, जिसको हम याद रखेंगे। दूसरा है कि उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति न्यायाधीशों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वैसे हम पदोन्नति में आरक्षण की बात करें तो इसके कुछ संवैधानिक आधार भी हैं, लेकिन कोई सीधा संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है कि जो कहे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर भी अनुच्छेद 14(4) अगर हम देखें तो राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति या पद में आरक्षण दे सकता है। पदोन्नति में भी शामिल किया गया बाद में। वहीं पे हम देखते हैं अनुच्छेद 335 SC/ST के दावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की दक्षता बनाए रखनी चाहिए। आरक्षण देते समय मेरिट दक्षता का ध्यान रखने का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 10% EWS पदोन्नति में भी लागू 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। तो इस तरीके से अनुच्छेद 16(4)A वह अनुच्छेद है जो पदोन्नति में आरक्षण का संवैधानिक आधार बनता है। कौन सा है? आर्टिकल 16(4)A यही वो आर्टिकल है जो पदोन्नति में आरक्षण का आधार बनता है। पदोन्नति में आरक्षण का आधार बनेगा 16(4)A। इतना हम याद रख सकते हैं। और इंदिरा साहनी का केस हुआ था 1992 में, उसमें पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दिया गया था। एक केस हुआ था एम नागराज केस हुआ 2006 में। इसमें कहा गया कि
3 शर्तें अगर पूरी करती है तो पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है: पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता। फिर 2018 में आया जर्नैल सिंह केस, पिछड़ापन का डेटा अनिवार्य नहीं, क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। और 2022 में TWS में किया ही गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अन्य विभागों में पदोन्नति में आरक्षण है, परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण नहीं रहेगा। तो हम इसको 16 आर्टिकल 16 को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो 16(4)A में ही सब कुछ शामिल है, तो इसके तहत ही कह सकते हैं। फिर देखते हैं कि यह है कि प्रदूषण से गठिया रोगियों में मुसीबतें। तो बस आप ये समझिए कि जब आप लिख रहे होंगे उत्तर तो उसमें एक लाइन डाल सकते हैं कि गठिया रोग भी इसका एक कारण बन रहा है वायु प्रदूषण का। इसके अलावा देखते हैं और कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आगे स्कूलों ने खोले मैदान में खेल गतिविधियां रोकी। तो यही है कि वायु की गुणवत्ता गिरने की वजह से इस अब बच्चे खेल कूद की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जिससे जो आगामी खेल होंगे उनमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस होगा वो गिर सकता है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली प्रदूषण है, ये सारे उपाय जो भी किए जा रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, लेकिन दीर्घकालिक उपाय करके हम अस्थायी रूप से इसको रोकें। इसकी ज़रूरी है। मान लीजिए दिल्ली है, यूपी है, इधर हरियाणा है, इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं उनकी जो सिटी बड़ी सिटी है उन सबको भी वायु प्रदूषण मुक्त करना पड़ेगा, तभी दिल्ली हो सकती है। एग्ज़ाम्पल हम लें अगर तो बीजिंग ने ऐसा किया है, तो ऐसे ही हमें भी करना होगा। नहीं तो हर साल बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को वायु प्रदूषण से गंभीर नुकसान स्वास्थ्य का, जीवन का हो सकता है। ये है प्रदूषण से संबंधित। प्रदूषण में आप ध्यान रखिए सबसे खतरनाक 2.5 एंड PM10, ये दोनों सबसे खतरनाक हैं। इसके अलावा देखते हैं अब ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले हम देखते हैं इस पर लिखा गया एक कोटेशन आया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का है, जो सत्य है उसे साहसपूर्ण निर्भीक होकर कहो, उससे व्यक्ति विशेष को कष्ट हुआ या नहीं इस पर ध्यान मत दो। तो आप समझिए कि अपने जीवन में सत्य बोलिए, भले ही किसी भी व्यक्ति को उसे कष्ट होगा, परंतु आपका जो एक प्रतिष्ठा है उस विभाग में, उस जगह पे, वो बना रहेगा। आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हमेशा बने रहेंगे। आपको हो सकता है कि तत्कालीन थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, आपको सच बोलने के लिए प्रताड़ित भी किया जा सकता है, परंतु लंबे समय में आप एक अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। या आप एथिक्स के रूप में, एथिक्स के पेपर में देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हुआ है अंगदान। जैसा कि आप जानते हैं कि अंगदान महादान कहा जाता है, परंतु भारत में लगातार देखा गया कि लोग अंगदान नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं, हम चुनौतियों पर बात करेंगे और आगे समाधान क्या है, अंगदान के क्या कानून है। चलो देखेंगे देश में मानव अंग प्रत्यार्पण अधिनियम 1994 हमारे पास पहले से उपस्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास तो पहले से उपस्थित है, संशोधन भी किए गए हैं, मगर कुछ राज्यों ने अभी तक इसमें अमल नहीं किया है। ठीक है, करने की ज़रूरत है। तो ये कानून है। लोग अंगदान के पीछे की चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, क्यों लोग नहीं कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की कमी है, पारिवारिक सहमति का अभाव है, न्यायिक और सांस्कृतिक
न्यायिक और सांस्कृतिक बाधाएं, चिकित्सीय पेशेवर की कमी है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इन सब के अलावा कालाबाजारी, अंगों की कालाबाजारी भी शामिल है। तो ये एक प्रमुख कारण है कि लोग नहीं कर रहे हैं। दानदाताओं की कमी भी है, बुनियादी व्यवस्था का अभाव। अंगदान वैधता गैर वैधता को लेकर कानून बनाया गया है, लेकिन देश के जो तमाम राज्य हैं उसमें समानता नहीं है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि देश में 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गया। फिर भी ये अभी पर्याप्त नहीं है। अंगदान की दर प्रति 10 लाख पर 1 से भी कम है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक राष्ट्रीय नीति महसूस की जा रही है, वो शुरू किया जाए। काला बाजारी का मुनाफा कमाने की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक लगाया जाए। अंगों को निकालने, संग्रहित करने, उन्हें समय पर विभिन्न क्षेत्रों प्रत्यारोपण के पहुंचने की बड़ी चुनौती है, उसको दूर किया जाए। पेशेवर कर्मियों को भर्ती किया जाए। उचित परिवहन व्यवस्था का भी व्यवस्था किया जाए। इस तरीके से हम अंगदान के संकट को समाप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्री लेवल प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट आया हुआ आर्टिकल फसल बीमा से संबंधित है। जैसा कि आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन वहाँ के किसानों को उचित बीमा का जो पैसा था वो नहीं मिल पाया। तो हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया गया था, ये फैक्ट है। और बीमा हर वर्ष इसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि यदि आप ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के बाद आपका स्वतः ही अनिवार्य रूप से बैंक बीमा कर देगी, ठीक है। प्रचार में मात्र 2% प्रीमियम किसानों को संपूर्ण फसल सुरक्षा का वादा करती है। तो कुछ डाटा भी दिया गया है कि 2024-25 में 409 करोड़ किसान, 502 करोड़ गैर किसी फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि हो क्या रहा है कि जब फसल यदि बाढ़ से ख़राब हो गई है, तो बीमा कंपनियों का कहना ये है कि चूँकि ये प्रारंभिक अवस्था में ही ख़राब हो गई और बीमा जो है वो अंतिम उत्पादन के स्तर पर किया गया है, इसलिए हम प्रीमियम नहीं चुकाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने दोनों पैसा तो पे कर रही हैं, लेकिन इससे किसानों के बजाय बीमा कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। तब भी बीमा कंपनियां उचित पैसा नहीं पे कर रही हैं, बल्कि वो सारा पैसा खुद अपने पास रख रही हैं। अभी समस्या ये है कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो सरकार ने सेटेलाइट के माध्यम से शुरू किया। सेटेलाइट के माध्यम से जो इमेजेस लिए जा रहे हैं वो हरे हरे दिखाते हैं। हरा देखने के बाद उनके पास जो राशि आ रही है वो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये इस प्रकार से आ रही है। इसलिए यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र के सिलेक्टर में एक तस्वीरों में खेती खरी हुई फसलें देखी जाती हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद का आकलन नहीं कर पाता। असल नुकसान का पता तब चलता है जब फसल दाने और भूसे को अलग किया जाता है। ये सब समस्या है। तो फसल बीमा कंपनियां सिर्फ अंतिम उत्पाद पर नुकसान के सामूहिक भरपाई में गिरावट के आकलन करती हैं। इस तरीके से हम इसको आप पढ़ सकते हैं। ये इसमें कुछ सुधार की बात की गई है। सुधार इस प्रकार है कि व्यक्तिगत खेत स्तर पर वास्तविक आकलन में फसल नुकसान का निर्धारण केवल उपग्रह से ली गई तस्वीरों से नहीं, बल्कि भौतिक सत्यापन किया जाए। कोई पोर्टल बनाया जाए, किसान और नुकसान भुगतान की स्थिति में ऑनलाइन देख सके, ऐसा बनाया जाए। प्रीमियम कितना दिया जा रहा है, किसानों को राहत दी जाए, उनका भरोसा जीता जाए और नीति सुधार की मांग की जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके
योजना की समीक्षा करें ताकि बीमा कंपनियों की सुरक्षा कवच नहीं बल्कि किसानों की वित्तीय ढाल बन सके। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसके बारे में अच्छे से पढ़िए और इसके चूँकि 10 साल पूरे हो रहे हैं तो इसमें क्या कमियां हैं, इसके क्या सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में आप जानकारी रखिए और एक 150, 200, 300 शब्दों का क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखिए। आगे हम देखते हैं पदोन्नति में आरक्षण, ये वही न्यूज़ है, हम बात कर चुके हैं। बात करें ट्राई वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्राई। तो ट्राई क्या है, अगर हम ट्राई की बात करें तो ट्राई जो है वो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ट्राई 1997 में बना था। ये संचार से संबंधित काम को देखता है और ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, काफ़ी हद तक ये स्वतंत्र काम करती हैं लेकिन संबंधित मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहती हैं। तो 1997 और संचार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, समझिए इसको। मतलब सेबी की बात करें तो सेबी 1992 में आया था। किसके अंतर्गत काम करता है, वित्त मंत्रालय के। सेबी किसके अंदर काम करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसको आप समझिए, बाकी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। फिर देखते हैं कि अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ट्राई का अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला न्यूज़ है हमारा न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम। तो न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के अहम प्रावधानों को रद्द किया गया। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों समेत 2021 के न्यायिकरण सुधार कानून के प्रावधानों को बुधवार को रद्द कर दिया। यानी न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम लाया गया था 2021 को, उसने रद्द कर दिया। उसने क्यों कर दिया, केंद्र सरकार द्वारा मामूली बदलावों के साथ फिर से लागू किया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि प्रधान शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक, यानी इसमें विधायी रूप से अवहेलना का प्रयास किया गया। संसद ने पहले से ही न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को पुनः लागू करके बाध्यकारी न्यायिक मिसालों की विधायी रूप से अवहेलना का प्रयास किया। 2021 के अधिनियम प्रावधानों की तुलना की है और यह दर्शाता है कि पहले खारिज किए जा चुके। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि क्या है, तो न्यायाधिकरण से संबंधित लगता है कि न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे इसका अनुच्छेद 323A में जिक्र है और 323B में 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा जोड़े गए। तो 323A में गठन, जिसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, कैट हो गया, सैट हो गया। इसमें हम सेवा संबंधित मामले, पदोन्नति, बर्खास्तगी के मामले लेके जाते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार 1985 में मिला था। इसके बारे में आगे जो भी आएगा हम देखेगा। न्यायाधिकरण जो है वो भाग 14A में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये दवा प्रतिरोधी जीवाणुओं के वाहक हो सकते हैं 83% मरीज। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये मेंस में भी आ सकते हैं। मतलब जो लोग बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं, धीरे धीरे उनकी शरीर उसकी आदी हो जाती है, फिर वो उसका काम नहीं करती है बल्कि वो नुकसान करने लगती है। उसी के बारे में लिखा गया है, इसको आप
डिटेल में पढ़िए। फिर हम बात करते हैं, ये एक फैक्ट है कि भारत ने रूस के अंतर्गत 2 और महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। वो कौन सा शहर है? कजान शहर में और येकातेरिनबर्ग में खोला है। इसके पहले भी सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में था ही, 2 हम और खोले गए हैं। तो ये फैक्ट है, इसको याद करिए और उनकी लोकेशन को याद करिए। जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए वित्तीय मदद पर जो G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो उसमें वो जलवायु आपदाओं से संबंधित मुद्दे उठा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है जुक्सकी नदी, इसके बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की नदी है जुक्सकी नदी। ये मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं। एक ये सवाल आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़े हसन को रद्द करने का संकेत दिया है। तलाक़ बिद्दत हो चुका है ख़त्म, जिसमें लगातार तलाक कहने पर विवाह टूट जाता था, लेकिन अब नहीं टूटता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इसी तरीके से तलाक़ हसन है। तलाक़ हसन का है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने तक हर महीने में एक बार तलाक शब्द कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यानी आज इस महीने कहे तलाक, फिर दिसंबर में कहे तलाक, फिर जनवरी में कहे तलाक और तलाक हो जाए। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और धर्म से संबंधित अधिकारों के मुद्दे आएंगे। फिर आगे जो होगा उसको पढ़ा जाएगा। एक है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि ये कब शुरू किया गया था फैक्ट के तौर पे। तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। कब? 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देना। यह राशि जो होती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत किसानों के खातों में चली जाती है। और ये 6,000 का जो है ये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके जाता है। और इसकी पात्रता की बात करें तो छोटे और सीमांत किसान परिवार जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं, अपात्र वो हो जाते हैं जो आयकर दाता हैं, पेंशन भोगी हैं और पेशेवर हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी हों। भूमि स्वामी होना अनिवार्य। किराएदार, मौखिक पट्टेदार पात्र नहीं। इसे याद रखिएगा कि वो व्यक्ति इसके पात्र नहीं हैं जो के पास भूमि नहीं है या फिर किराएदार हैं या फिर मौखिक पट्टेदार हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, जो बहुत ही न्यूज़ में रहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी G20 में जोहान्सबर्ग जाएंगे, ये हमने देखा पहले से ही। खुले में शौच से मुक्त घोषित देश की 57। तो इतने अब तक की अपडेट आया है, जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है कि देश के 5.5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। तो पहले समझते हैं कि ODF क्या है। ODF क्या है, ODF कब लाया गया था? तो ODF का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री। 2 अक्टूबर 2019 कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 2019, जो महात्मा गांधी की जयंती के 150वीं जयंती पर लाया गया था। और ये प्रेरित है स्वच्छ भारत अभियान 2014 से, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और 5 साल में यानी 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को ODF फ्री बनाने का लक्ष्य भी रखा गया था ना। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण 2014 में शुरू किया गया था, तो 2019 तक ODF फ्री करने की बात की गई थी। भारत को ODF फ्री घोषित किया गया 100%। जल शक्ति मंत्री ने किया था, 100% हो गया। इतना ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 और 20 में यूनिसेफ और WHO ने भी ODF स्टेटस को मान्यता दी भारत को। अभी ODF प्लस क्या है?
ODF प्लस की शुरुआत 2020 में किया गया। मतलब गोबर प्रबंधन, गंदे पानी का प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट। मतलब शौचालय के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और सम्मिलित की गई। इसे लिखा गया है जिसका अभिप्राय है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करते हुए शौच से मुक्त। तो क्या क्या है वो है गोबर प्रबंधन, गंदे पानी को प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और ग्रे वाटर प्रबंधन। तो इस तरीके से ODF के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये कुछ फैक्ट था, आगे हम देखते हैं। आगे बस इतना ही 8 क्लास था। तो थैंक यू।